गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। आज 4 फरवरी है। बजट पेश करने के बाद पिछले 2-3 दिनों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, चाहे दूरदर्शन की डिबेट्स हो, चाहे अखबार समाचार पत्र हो उसके लेख हो, यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल लोग लेके आए। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके अपने कमेंट्स, ये सारे हमने देखे और आपने भी जरूर देखे होंगे। मैंने ये चीज पाया कि बजट के पक्ष और विपक्ष में 2 पोल बन गए हैं, एक प्रो बजट और एक एंटी बजट। सरकार और उसके सहयोगी दल, उनके नेता, उनको सपोर्ट करने वाले तथाकथित यूट्यूबर, ये सब लोगों का ये मानना है कि जो ये बजट आया है इसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। यह एक समावेशी बजट है। यह हमारे देश को 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। उस दिशा में ये एक कदम है। इसके विपरीत जो दूसरा ध्रुव या पोल है, जिसमें विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों के नेता हैं और कुछ पत्रकार जो यूट्यूबर बन गए हैं, जो हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं, वो लोग हैं। उनका ये कहना है कि ये बजट देश में आर्थिक विषमता को बढ़ाएगा, देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा और जीडीपी की ग्रोथ रेट जो कम हुई है उसको ठीक नहीं कर पाएगा। सवाल इस बात का है कि सच्चाई है क्या? न सच्चाई इधर है न सच्चाई उधर है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बजट के ऊपर अपनी बेबाक टिप्पणी देना चाहता हूं, इसकी बेबाक समीक्षा करना चाहता हूं। मैं इस देश के 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से अपनी बात रख रहा हूं। मैं उन लोगों की तरफ से अपनी बात रख रहा हूं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, जिनको ये चिंता है कि हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा, क्या वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे बीमार जो लोग हैं उनका इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये वीडियो उनकी तरफ से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं न इसके पक्ष में हूं न इसके विपक्ष में हूं। मैं एक निष्पक्ष राय आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। लेकिन इसके पहले कि आप चर्चा में भाग लें, मैं आपसे कुछ आगे बोलूं, 1-2 चीजें आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा। 1 फरवरी को जो बजट आया उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसका नंबर है PD48, जिसका टाइटल था क्या अब तक के सारे बजट दिशाहीन थे। उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं उनका विस्तार से चर्चा की है और उसमें ये चीज हमने बताई है कि बजट कैसा होना चाहिए ताकि उन चुनौतियों का सामना हम लोग कर पाए और हमारा देश एक अच्छा, विकसित और संपन्न और सुखी देश बन सके। तो पहली बात तो ये है, आप उसको जरूर देख लीजिए, मेरी आपसे ये गुजारिश है। दूसरी बात,
क्योंकि बजट के आंकड़े होते हैं, कुछ फिगर्स होती हैं, इसलिए मैं पढ़ करके पेपर देख करके ही आपसे चर्चा कर पाऊंगा। मैं इतनी चीजें रट के उगल नहीं सकता। आपने कहावत सुनी होगी, रटंत विद्या घटंत बुद्धि। तो मैं रटना नहीं चाहता, अपनी बुद्धि को कम नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ सहानुभूति रखेंगे और धैर्य का एक उदाहरण पेश करेंगे। तीसरी बात, अगर संभव हो तो कलम और कागज लेके बैठिए, कुछ चीजें नोट करिए, मनन करिए और फिर कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि जो मैं कह रहा हूं गलत है या सही है। अगर मैं गलत हूंगा तो अपने सुधारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, और अगर मैं सही हूं तो आप उस पर विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। यह मामला 125-150 करोड़ लोगों का है, 1 या 2% लोगों का मामला नहीं है। दोस्तों, आज इस बजट के माध्यम से मैं 3 चीजों पे आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात कि बजट के मुख्य आंकड़े कुछ दूंगा आपको, कुछ जो भी डाटा है वो दूंगा, मेन जो बातें हैं वो करूंगा आपसे। फिर मैं उस पर अपनी टिप्पणी दूंगा, जिसके मूलतः 2 भाग होंगे। एक, बजट में क्या अच्छी चीजें हैं, और दूसरी, बजट में क्या खराब चीजें हैं। और अंत में मैं अपनी राय आपको दूंगा। लेकिन अब हम अपनी राय देने के पहले मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि अगर आप PD48 देख लेते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि मैं उसको अगर रिपीट करूंगा तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। हो सकता है आज भी थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मैं यह लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूं कि आपसे डिटेल में चर्चा करूं। दोस्तों, अगर हम बजट की बात करें जो निर्मला जी ने पेश किया 1 फरवरी को, तो पहली चीज है कि बजट का साइज या क्या है, कितना इसका आवंटन है, कितना खर्च करने की प्लान है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये बजट 50.65 लाख करोड़ का है। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को मिलाकर के। और ये बजट अगर आप कंपेयर करें पिछले साल का जो संशोधित जो आकलन पेश किया है सरकार ने, उससे 7.40% ज्यादा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस बजट में 15.69 लाख करोड़ यानी कुल खर्च का 31% कर्जा लेने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये टोटल बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए जरूरी है, जो भी सरकार ने प्लान बनाया है। तीसरी चीज, हर साल लोन सरकार ले रही है। अभी तक का जो लोन है 255 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। उस पर ब्याज सरकार को हर साल देना पड़ता है। तो इस साल के बजट में 12.76 लाख करोड़ ब्याज पर खर्च होंगे, ब्याज की अदायगी पे खर्च किए जाएंगे, जो पूरे बजट का 25% है। यानी 1/4 जो बजट है वो केवल ब्याज पर खर्च होगा जो हमने लोन लिया है। अगला जो आंकड़ा जो इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्व घाटा यानी जो रेवेन्यू डेफिसिट होती है वो 10% है। यानी जितना हम टैक्स आदि से जो रेवेन्यू कमाते हैं सरकार, उससे 10% ज्यादा सरकार रेवेन्यू में खर्च कर रही है। यानी रेवेन्यू के आय से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मीट आउट हो पा रहा है, उसमें भी 10% की डेफिसिट है।
दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बजट का इंडिकेटर होता है कि वित्तीय घाटा क्या है, फाइनेंशियल डेफिसिट क्या है, या टोटल बजट की डेफिसिट क्या है, वो 31% है। यानी आप मोटा मोटी कहिए 1/3 डेफिसिट है। मैंने जो सरकार कमा पा रही है, डिफरेंस होते से सरकार को जो मिल पा रहा है वो 2/3 है, 1/3 उसको एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ रहा है, तब ये एलोकेशन पूरा कर पाएंगे। और जो प्राथमिक घाटा, जो प्राइमरी डेफिसिट है, वो मात्र 5.78% है, 6% से नीचे है। ये तो हो गया बजट का मोटा मोटा आंकड़ा। मैं सेक्टोरियल एलोकेशन में नहीं जाऊंगा, उसमें अननेसेसरी आप फंस जाएंगे। मैं बहुत ही मौलिक बातें इस वीडियो में करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने आंकड़े में मैं नहीं गया हूं और जाने की हमको जरूरत भी नहीं है। अब मेरा जो कमेंट है इस बजट पर, यानी जो हमारी समीक्षा कहती है, वो क्या है? तो सबसे पहले व्यक्ति की तारीफ की जानी चाहिए, फिर आगे उसका अगर जरूरत है तो आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तारीफ सबसे पहले। इस बजट के तारीफे काबिल कुछ चीजें हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली चीज, इस सरकार ने 12 लाख तक के लोगों का जो भी आय है उस पर उसको करमुक्त यानी इनकम टैक्स से उसको छूट दे दी है। यह एक मेरी समझ से अच्छा पहल है। अगर आप पिछले वीडियो हमारा देखेंगे, बजट पहले आया, उसमें 10 लाख का सुझाव मैंने दिया था। मुझे खुशी है कि सरकार ने 10 से बढ़ा उसको 12 कर दिया। मध्यम वर्ग पर बहुत ज्यादा बोझ था, उसमें कुछ उनको रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा जो अच्छी चीज सरकार ने किया है कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का एडिशनल एक फंड बना रही है, जिससे उनको बढ़ावा मिलेगा। रोजगार देने वाले एसएमएमई हमारे जो हैं, जो मीडियम है, स्मॉल है, माइक्रो जो यूनिट्स होती हैं, वो पूरे देश में फैली हैं। 6.5 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स हैं हमारे देश में, जो लोगों को रोजगार देती हैं, उनके घर के आसपास में देती हैं। तो उनके लिए एक फंड बनाना हमारी समझ से अच्छी बात है। तीसरी जो अच्छी बात हुई है कि जो मध्यम, लघु और सूक्ष्म जो उद्योग है, उनकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बढ़ाई गई है, टर्नओवर लिमिट भी बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स इस समय है वो इस कैटेगरी में आ जाए और उनको जो बेनिफिट्स है वो मिल सके और वो आगे ग्रो कर सके, ज्यादा से ज्यादा नौकरी वो दे पाए। ये इस बजट के पॉजिटिव पॉइंट है। अगली चीज जो सरकार ने कहा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने उसके लिए भी एलोकेशन किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो सिंप्लीफिकेशन है या इंस्पेक्टर राज, उसको कम करने के लिए एक कमेटी का गठन की घोषणा की गई है, जो सुझाव देगी और उसको सरकार अमल करेगी। मैंने पिछले बजट में ये बात बोली थी कि भाई ये होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। कहां तक होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत है कि एक कमेटी की बात की गई है। अगली चीज जो सरकार ने कहा है कि स्कूलों में, कॉलेजों में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी। ये भी एक अच्छी पहल है। वहां पे सूचना का प्रवाह होगा, बच्चे कनेक्टेड होंगे, ई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढेर सारी चीजें उससे हो सकती हैं। ये एक अच्छा कदम है। अगला जो अच्छा कदम सरकार उठ गई, इनोवेशन फंड बनाने की बात की गई है, जिसमें हम R&D को बढ़ावा देंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे, इनोवेशन होंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट ले पाएंगे, नए नए प्रोडक्ट सर्विस को ईजाद कर पाएंगे, कास्ट रिडक्शन कर पाएंगे, इफिशियंसी को बेहतर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, प्रधानमंत्री धन धान योजना एक अच्छी पहल है, जो कुछ ब्लॉक में, चुनिंदा ब्लॉक में वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगी। सही तरह की फसलें कौन सी लगेगी, क्या है, जो भी है, तो इस पर काम होगा। तो ये एक अच्छी बात है, इससे किसानों को लाभ मिल सकता है। अगला जो किसानों के लिए अच्छी बात की गई है कि जो क्रेडिट अगर उनको चाहिए तो क्रेडिट कार्ड जो उनकी है, किसान ऋण पत्र जो है, उसकी जो सीमा है 3 से बढ़ा के 5 लाख सरकार ने कर दिया है। ये तो कुछ अच्छी योजनाएं हैं।
एक सबसे काबिले तारीफ बात है इस सरकार की, वो ये है कि इसने फिजिकल डेफिसिट को और रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज किया है, डेट को मैनेज किया है बेहतर तरीके से। अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो ये 23-24 में 17% था, आज 10% है का प्लान है। 7% का रिडक्शन एक अच्छी बात है। इससे निश्चित रूप से लाभ होगा, दीर्घकालीन लाभ होगा। दूसरी अच्छी बात है कि जो ओवरऑल जो घाटा है सरकार का, वित्तीय घाटा जिसको बोलते हैं या फाइनेंशियल जो डेफिसिट है, वो 23-24 में 37% थी, अभी 31 है। 6% का रिडक्शन सरकार ने प्लान किया हुआ है। निश्चित रूप से यह अच्छी खबर है। कर्ज जो लेने की बात थी उसका प्रबंधन भी बेहतर हुआ है, 37% से 31% पे उसका शेयर आया है। तो कुल मिला जुला के जो डेफिसिट फ्रंट है, फाइनेंशियल प्रूडेंस का फर्स्ट है, मैक्रो लेवल पे बेहतर है। लेकिन यहीं से अच्छी न्यूज खत्म होती है और खराब न्यूज की शुरुआत होती है। मैं आपका स्वागत करता हूं इस बजट के समालोचना सत्र में। पहली बात, अगर सरकार ने 7.40% पिछले साल से एलोकेशन बढ़ाया है, तो क्या वास्तव में कुछ उससे लाभ होगा? दोस्तों, अगर हम महंगाई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो वो 5.8% के करीब है, 6% मान लीजिए आप, अगर उसको वास्तव में देखें। और अगर रुपए की कीमत को देखें कि कितना इस बीच में गिर गया, तो 3.5% तो उसकी वैल्यू गिर गई, जिसका असर हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, इंपोर्ट पे पड़ेगा, डेफिसिट पे पड़ेगा। तो अगर ये तीनों हम जोड़ दें तो लगभग 9.5 या 10% की बात होती है। अवमूल्यन 10% हुआ और एलोकेशन बढ़ा 7.40। यानी कुल मिला जुला के अगर आप कहें तो पिछले साल की तुलना में इस साल कम एलोकेशन है रियल टर्म्स में। पहली बात तो ये। यहां पर अगर रुपए की कीमत की बात हो रही है तो यहीं पे डाटा आपको मैं दे दूं कि जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए, उस समय जो रुपए की कीमत थी 3.30 थी। आज कल का जो रेट है, कल का जो एक्सचेंज रेट आया है 87.15, कल का मतलब 3 फरवरी को। मैं 4 को ये वीडियो बना रहा हूं। यानी रुपया का अवमूल्यन हुआ है 25 गुना से ज्यादा पिछले 75 साल में। और रुपए की कीमत का मतलब आप समझते हो, ये अपने अर्थव्यवस्था की ताकत को दिखाता है। इसका मतलब आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। तो पहली बात तो ये जो इस बजट के खिलाफ जाती है। दूसरी बात, जहां तक 12 लाख तक कमाने वालों को इनकम टैक्स से छूट देने की बात है, सवाल ये पूछने का है कि कितने लोग देश में हैं जो इससे ज्यादा कमाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा अपना अंदाजा है कि इनकी संख्या 70 से 80 लाख के बीच ही होगी। और हमारे देश की आबादी क्या है? 140 करोड़, यानी आधा % लोगों की बात हो रही है। जितने टीवी डिबेट हुए, जितने भी यूट्यूब के वीडियोस हैं, जितना शेयर मार्केट में वीडियोस हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स के कमेंट्स हैं, वो सब इसी के आसपास घूम रहे हैं। 12 लाख के बहुत बड़ा जश्न हो रहा है। ये जश्न केवल 0.5% लोगों के लिए हो रहा है, 99.5% लोगों के लिए नहीं हो रहा है। और ये मेरा मानना है कि ये जो 0.5% लोगों को 1 लाख करोड़ के करीब की जो छूट मिली है, जो उनको बचेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी।
ये 0.5% लोग 99.5% के जीवन का भार नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरी बात, सवाल है कि 1 लाख करोड़ तो आपने छूट दे दी, क्या ये सारा का सारा खरीदारी में जाएगा मार्केट में? क्या डिमांड बढ़ाएगा? हमने कुछ न्यूज़पेपर के देखे हैं एडवर्टीजमेंट पिछले 2-3 दिन में, भरे पड़े हैं। म्यूचुअल फंड वाले निकाल रहे हैं तरह तरह के, एसआईपी करिए, एसआईपी करिए, आपकी इनकम बढ़ गई, एसआईपी करिए। और जो 0.5% लोग हैं उनके पास सब कुछ है, वो ऑलरेडी सब कुछ रखे हुए हैं, कुछ उनको ज्यादा खरीदने की जरूरत है नहीं। तो ये उम्मीद करना कि 1 लाख करोड़ पूरा मार्केट में चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, हम समझते हैं कि अतिशयोक्ति है। मेरी समझ से 3/4 या आधा से ज्यादा ये पैसा शेयर मार्केट में जाने वाला है। शेयर मार्केट में आर्टिफिशियल फिगर को बढ़ाने वाला है, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी इस बात पे चर्चा की थी, अगर इस देश में आर्थिक असमानता की बात की जाए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की जाए, तो ऊपर के 1% लोग की जो आय है वो है 22.6%, और जो प्रॉपर्टी है उनके पास वो 40% है। अगर हम ऊपर के 10% को ले लें तो उनकी आय है 57% और प्रॉपर्टी है 77%। और हम नीचे के अगर 50% बॉटम की बात करें, गरीब लोगों की, तो उनकी जो कर पूर्व यानी टैक्स प्री टैक्स जो इनकम है उसमें उनका शेयर मात्र 15.6% है, और प्रॉपर्टी की बात करें तो हार्डली 3% है। आपको मालूम है कि 50% का मतलब क्या होता है? 70 करोड़। और ये चीज किसी से छिपी नहीं कि 80 करोड़ लोग तो फ्री का राशन ले रहे हैं। तो फ्री का राशन पे अगर कोई जिंदा है तो गरीब ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बात की जा रही है 12 लाख तक जो टैक्स फ्री करने की, 0.5% लोगों की जो बात की जा रही है, ये कहां तक देश की इकॉनमी को बल दे पाएगी? दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, 1 मिनट में आप सुन लीजिए। एक स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर साहब थे, अपने परिवार के साथ एक नाला था, उसको पार करना चाह रहे थे पैदल। प्रोफेसर साहब की अपनी जो ऊंचाई थी वो 6 फीट थी, उनकी धर्मपत्नी 5.5 फीट की थी, उनका एक बेटा 4 फीट का था, एक बेटा 3.5 फीट का, और एक जो है 2 फीट का। उन्होंने औसत निकाला कि औसत ऊंचाई कितनी हुई, तो औसत ऊंचाई हुई 4.2 फीट। पानी नापा गया, पानी के बारे में पता चला कि पानी तो 4 फीट ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब लोग निकल जाएंगे, सब लोग घुस गए पानी में। तो प्रोफेसर, उनकी धर्मपत्नी और उनका बड़ा लड़का तो निकल गया, और 2 बच्चे जो 3.5 फीट वाले थे और जो 2 फीट वाले, दोनों डूब के मर गए। तो दोस्तों, ये जो आंकड़े का खेल है, औसत का जो खेल है, जो जीडीपी का खेल है, यह बहुत ही भयंकर खेल है। इसको हमको समझने की जरूरत है। एक बात और आपसे बता दूं, एक होता है अर्थशास्त्र और दूसरा होता है वित्त यानी फाइनेंस। अप्लाइड इकोनॉमिक्स को बोलते हैं फाइनेंस, यानी जो व्यावहारिक अर्थशास्त्र है उसको बोलते हैं फाइनेंस।
वित्त। एक बहुत पेकुलियर चीज हमने देखा है अपनी लाइफ में। मैं फाइनेंस ऑफिसर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में 32 साल हमने गुजारा है। उसके पहले मैं 7 साल फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी था। तो फाइनेंस के फील्ड में 39 से 40 ईयर का मेरा सफर रहा है। मैंने ये नोटिस किया कि जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी अधिकारी है, ब्यूरोक्रेसी है, फाइनेंस अफसरों से उनका 36 का आंकड़ा होता है। क्योंकि कोई भी प्रपोजल लेके आते हैं, अगर हम कहते हैं भाई ये पैसा बर्बाद होगा मत करिए, तो उनको गुस्सा आता है, हमारे खिलाफ बोलते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है फाइनेंस वाले को दबाता है, सीआर खराब कर दूंगा, डराता है उसको। लेकिन अर्थशास्त्रियों से इनकी बहुत अच्छी बनती है। 63 का आंकड़ा इनका होता है उनसे, क्योंकि अर्थशास्त्री केवल आंकड़े की बात करता है, औसत की बात करता है, डाटा की बात करता है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सपने की दुनिया में आपको ले जाता है, वहीं आपको बढ़ाता है, डेवलप करता है। तो मैं फाइनेंस अफसर हूं, मैं अर्थशास्त्री तो हूं नहीं। तो जो भी तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, जो सरकार को सलाह देते हैं, देते रहे हैं, या इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनसे मैं आदर के साथ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो रुपए की कीमत 3.3 थी। अगर ये अर्थशास्त्री इतने ही काबिल थे, इतने ही उन्होंने सही राय दी सरकार को, तो आज रुपए की कीमत 87 क्यों हुई है? हमारी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? इनका जवाब मैं उन लोगों से चाहूंगा जो इसको देने की हिम्मत रखते हो। फाइनेंस का आदमी हवाई फायर नहीं करता है। हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखते हैं। जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं आता, हम नहीं मानते कि पैसा है। आंकड़ों का खेल हमको नहीं आता है, हम वास्तविकता की बात करते हैं। और एक कहावत है कि जिसके सलाहकार अगर जी हुजूरी वाला मिल गया तो उसका डूबना निश्चित है। तो ऐसे अर्थशास्त्री जो सरकार को राय देते हैं, जीडीपी बढ़ाते हैं देश का, वो देश के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं, शायद आप खुद इस बजट के लास्ट तक, इस वीडियो के लास्ट में समझ जाएंगे। तो हमने आपको बताया कि ऊपर के 10% लोग 77% प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए हैं। 22% से ज्यादा उनकी इनकम में शेयर है। तो जो 90% बच गए, उनके पास 1/4 भी नहीं है। और 90% का मतलब क्या हुआ? 126 करोड़। इन 126 करोड़ की बात अगर की जाए, अगर इनके पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो क्या होगी, आप अंदाजा लगाइए। अगर आप चाहेंगे तो इसमें मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास डाटा नहीं है। अगली बात, मान लीजिए कि 2047 में हमारा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है, तो क्या तीर मरेगा, क्या क्या कमाल होने जा रहा है, ये हमको कोई बता सकता हो, बता दे। चलिए हम लोग जीडीपी की बात कर लेते हैं। जीडीपी का जो हल्ला मचा हुआ है, तो हम 5वें जगह पे हैं। तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। उसकी जीडीपी है 27.36 लाख करोड़ यूएस डॉलर। यूएसडी की बात यहां हो रही है। 27.36 लाख डॉलर। हमारी जो जीडीपी है 3.55 लाख यूएस डॉलर है, लाख करोड़ यूएस डॉलर है। यानी जो यूएस की इकोनॉमी है हमसे 6 से 7 गुना बड़ी है, 8 गुना बड़ी है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके जो अर्थव्यवस्था की जो साइज है, जो जीडीपी है 17.79 लाख करोड़ है। वो भी हमसे लगभग 5 गुना है।
तीसरे नंबर पे जर्मनी है, वो 4.46 लाख करोड़ US$ उसकी इकॉनमी है। पांचवें पे जापान है, 4.21 लाख करोड़ US$ उसकी है, और हमारे 3.55। हम कुछ न भी करें, नियमित रूप से अपना काम करते रहें, अपना बिना कोई कष्ट किए, तो भी हम जापान को तो पार कर ही जाएंगे, जर्मनी को पार कर जाएंगे। फर्क कोई ज्यादा है नहीं। क्या फर्क पड़ने वाला है? आज 3.55 अगर हमारी इकॉनमी है, तो 90% लोगों के पास अगर 1/4 भी प्रॉपर्टी नहीं है, इनकम नहीं है, तो अगर हम मान लीजिए $5 बिलियन भी हो जाते हैं, थर्ड मोस्ट इकॉनमी हो जाते हैं, तो इससे क्या उनकी लाइफ में कोई अंतर आएगा क्या? दूसरी बात, क्या चीन सोया रहेगा क्या 2047 तक? उसकी अर्थव्यवस्था क्या ऊपर नहीं जाएगी? क्या अमेरिका सोया रहेगा क्या? दोस्तों, एक असली बात तो कोई करता ही नहीं है, नकली बातें हो रही हैं, पूरे अखबार भरे पड़े हैं, सब लोग भरे पड़े हैं। असली बात क्या होती है? पर कैपिटा इनकम। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है क्या आज की डेट में? 2,239, मानो $2300 से कम। और अगर हम देखें कि किस रैंक पर हम आते हैं, चलिए ठीक है, जीडीपी टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो आप 5वीं है, और तीसरी होंगे, दूसरी होंगे, जो होंगे। यही अर्थशास्त्री वाली बात हो गई डाटा की। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है साल में, वो 2300 से भी कम है, और हमारा रैंक है 144। 194 देशों में हम 144वें नंबर पे हैं। इसकी बात क्यों नहीं की जाती है? क्या गुड्डी गुड्डी का बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहां पर? और अगर हम बात करें कि और देश कहां खड़े हैं हमारी तुलना में, तो सबसे जो पर कैपिटा इनकम में धनी देश है लग्जमबर्ग है। उसका प्रति व्यक्ति जो आय है $1,42,214 है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम से 63 गुना है। दूसरे नंबर पे हमारा पड़ोसी एक छोटा सा देश सिंगापुर है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 1,27,565 USD है, जो 56 गुना बड़ा है हमसे, बड़ी है। नॉर्वे 1,14,899 है, 51 गुना है। यानी फर्स्ट 3 जो कंट्री है, फर्स्ट रैंक, सेकंड और थर्ड पर कैपिटा इनकम के मामले में, वो सारे हमसे 50 गुना बड़े हैं। किस चीज की बातें हम करना चाहते हैं? अमेरिका को ले लीजिए, उसका जो पर कैपिटा इनकम है 81,095 है, हमसे 36 गुना बड़े हर आदमी पर कैपिटा इनकम। चीन 12,614 है, 5 गुना है। हमने बताया वाला 2300 भी नहीं है। जर्मनी को अगर आप ले लें, जिसको आप कहते हैं हम पार कर जाएंगे, उसकी पर कैपिटा इनकम है 52,945, हमसे 24 गुना बड़ी है। हम 5 बिलियन कर भी ट्रिलियन कर लेंगे तो कौन सा तीर मार देंगे, कौन सा तुक्का लगेगा, कहां खड़े होंगे? अगर हमारी पर कैपिटा इनकम 3,000 भी हो जाए तो क्या बनेगा? जापान को ले लीजिए, जिसको आप कह रहे हैं हम पार कर जाएंगे, 37,079 है, 16 गुना बड़ा है हमसे इस मामले में। इवन बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है, तमाम परेशानियां हैं। पिछले साल का जो डाटा था 2770 था, हमसे 1.25 गुना है। पाकिस्तान को लेके हम खुश हो सकते हैं, हमेशा वो हमारे न्यूज में रहता है, उसका 1407 है, हमारा आधा है पर कैपिटा इनकम। लेकिन क्या हमारा वो मापदंड है क्या? उसको देख के खुश होना है क्या? श्रीलंका हमारे बगल में, तमाम परेशानी हुई है, उसके बावजूद
उसकी पर कैपिटा इनकम 4,264 है, हमसे लगभग दुगनी है। भूटान एक छोटा सा देश है, 4,068 है, हमसे दुगनी है। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, इसको बढ़ाने की बात करें तो बात समझ में आती है। और ये पर कैपिटा एवरेज है। जैसे हम बताया कि ऊपर के 10% लोग तो सारा कब्जा किए हुए हैं इनकम पर, तो अगर नीचे के लोग आए, अगर पर कैपिटा इनकम निकलेगी तो कहाँ रहेगी, कितना आएगी। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका हमारे आदर्श नहीं है। वहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमसे ज्यादा भयंकर है, हमारी भयंकर है, उसकी भी भयंकर है। तो हमारे लिए कोई उदाहरण नहीं बन सकता, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम उस देश को फॉलो करेंगे जो जिसमें समता है। हम चीन को भी फॉलो नहीं करेंगे, वो ऑटोक्रेटिक है। तो जो देश प्रजातांत्रिक होते हुए जिसमें इक्वालिटी कम है, उसको हम फॉलो करेंगे। सरकार आम लोगों के लिए बनती है, न कि खास लोगों के लिए। अब सवाल यह है कि इस बजट में 99% लोगों के लिए क्या है। दूसरी बात, जो भी अच्छी बात हमने इस बजट में की है कि आपने स्टार्टअप के लिए फंड ले आए, किसानों के लिए स्कीम लाए, इसके लाए, उसके लाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनका माल खरीदेगा कौन? जब डिमांड मार्केट में रहेगी नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, लोग गरीब हैं, तो वो उसका क्या फायदा होने जा रहा है। तो ये जो बजट आया है, ये असंतुलित है, डिसबैलेंस्ड है, वन साइडेड है। पिछले वीडियो में हमने कुछ सजेशन दिए थे कि भाई आप जीएसटी को कम करिए, 3 स्लैब लगाइए, इनकम टैक्स 10 लाख से ज्यादा को फ्री कर दीजिए। इसके बाद हमने कहा था कि आप शिक्षा में फ्री शिक्षा सबको दीजिए, अच्छी क्वालिटी का, फ्री हेल्थ सर्विस दीजिए, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए, जल्दी जजमेंट दीजिए। ये सारी चीजें हमने कही थी। हमने कहा था पैसे की बर्बादी मत करिए, वंदे भारत ट्रेन मत चलाइए, सारे ट्रेन की स्पीड खत्म हो रही है। ब्रो ट्रेन के बारे में मत सोचिए, छोटे छोटे एयरपोर्ट बना के पैसा खराब मत करिए, उनकी जरूरत नहीं है। बेमतलब का एक्सप्रेसवे मत बनाइए, हमने उसमें बोला था। लेकिन इस बजट में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हमने मना किया था। हमने उसमें कहा था कि भाई ये पैसा कैसे हम इंतजाम करेंगे बिना टैक्स बढ़ाए हुए। तो हमने पिछले बजट में कहा था, पिछले जो वीडियो में, कि 12.5 लाख करोड़ तो खाली करप्शन की वजह से लीक हो रहा है। और अगर हम जीरो बेस रिव्यू कर दें, आप जीरो बेस में मेरा वीडियो है देखिए, उसमें सारी टेक्निक हमने बता रखी है कि कैसे पैसा बचा सकते हैं आप। तो अगर आप कायदे से रिव्यू कर लें तो निश्चित रूप से 4-5 लाख करोड़ और बचा लेंगे आप। तो लगभग 15, 16, 17 लाख करोड़ आप आराम से करंट बजट में ही बचा सकते हो। और इस पैसे को डाइवर्ट करके आप हेल्थ में ले जाइए, शिक्षा में ले जाइए और जगह ले जाइए। दूसरी बात यह है कि हमने ये बात पिछले में बात कही थी, दोबारा कहना चाहता हूं कि हर आदमी बजट मानता है, बजट नहीं है इसलिए नहीं हुआ, बजट नहीं है। और क्या हर चीज बजट से होती है क्या? क्या सब कुछ पैसे से होता है क्या? अगर कोई टीचर पढ़ाने जा रहा है, अच्छी तनख्वाह उसको मिल रही है, स्कूल में बिल्डिंग सब कुछ है, अगर उसके अंदर ठीक से पढ़ाएगा नहीं, फायदा क्या है? बेमतलब का सिलेबस बना के बच्चों के कंधे पे लाद दिया जा रहा है, उनको पीएचडी कराया जा रहा है केजी में। ये कौन सी शिक्षा है भाई? वो प्रश्न पूछेगा तो टीचर भगा देता है, छोड़ो हम सिलेबस पूरा करेंगे, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देंगे। तो सिलेबस को काटना है, बच्चों को उत्साहित करना है प्रश्न पूछने के लिए, साइंटिफिक टेम्पर बनाना है लोगों के अंदर, इकोनॉमिक्स का नॉलेज उनका होना चाहिए, सोशियोलॉजी का होना चाहिए, साइकोलॉजी का होना चाहिए, लॉ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स उनके पास होनी चाहिए। तो केवल इंजीनियर और इंजीनियरिंग करें या कॉमर्स जाए या आर्ट्स जाए, इस तरह का हम बांट देते हैं। इंटर तक कम से कम तो हर चीज उसको प्रॉपरली आप पढ़ाइए, 1-2 साल ज्यादा पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आज बच्चे बिना पढ़े लिखे यूट्यूबर बन जा रहे हैं, कह रहे पढ़ने कोई फायदा नहीं है। अच्छा दाढ़ी मूछ बढ़ा करके और चिल्ला रहे हैं और खूब भाई लूट रहे हैं, खूब सर्वाइवर बटोर रहे हैं। अब कहते हैं बहुत सफल है। अरे पहले अपना फाउंडेशन तो ठीक करो, कि पहले पैसे के चक्कर में पड़ गए। तो सवाल यह है कि
ये जो बजट है, ये अभी तक के जो 70-75 बजट आए हैं उन्हीं का भाई बंधु है। ये भी दिशाहीनता का शिकार है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को सक्षम बनाएगी। 100-150 करोड़ जो नीचे के लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाएगी। ये घिसा पिटा पिछले बजटों का पुनरावृत्ति है। अब आखिर बात जिसको कहकर मैं खत्म करूंगा, मैं वो चीजें दोहराऊंगा जो मैंने पिछले वीडियो में बोला है, आप उसको देखिए, लेकिन शार्ट में मैं बोलूंगा कि जीएसटी को सिंपल करिए, कम करिए, लोगों के हाथ में पैसा जाए, नीचे के लोगों के सरकारी कर्मचारियों से काम लीजिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। कम पैसे में आउटपुट मिलेगा, कम पैसे में बेहतर सर्विस होगी, कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिलेगी लोगों को। उनसे कोई फालतू का काम उनसे मत कराइए। सारा काम टीचरों से कराया जाता है, जो पढ़ाने के अलावा होता है वो न कराइए। पुलिस से काम लीजिए, कम पैसे में बेहतर रिजल्ट आएगा। पैसा हर समस्या का समाधान नहीं है। सही सोच होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, अनुशासन होना जरूरी है। अगर नीचे की जनता साक्षर हो गई, सक्षम हो गई, तो अपना कमाई खुद करेगी, अपनी इनकम बढ़ा पाएगी, कंज्यूम करेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और जब तक 140 करोड़ लोग नहीं खरीदेंगे, नीचे के 70-80 करोड़ लोग उपभोक्ता नहीं बनेंगे, यहां की इकॉनमी नहीं बढ़ सकती। कोई भी बजट ले आइए। हमने बोला था पीपीपी खत्म करिए, फालतू का कॉन्सेप्ट है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरपोर्ट को और ज्यादा अनाउंस हो गए, और ज्यादा भारत ट्रेन हो गई। तो ये सब मिला जुला करके ये मेरा ये कहना है कि जो ये बजट है ये बिल्कुल वो काम नहीं कर पाएगा जिसके लिए ये बनाया गया कहा जा रहा है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं उन लोगों से करना चाहूंगा जो सरकार बनाते हैं, जो वोट देने जाते हैं। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि 80 करोड़ लोग अभी भी राशन फ्री उनको चाहिए। नीचे के 70-80 करोड़ का 3% प्रॉपर्टी भी नहीं है, इनकम भी 15% के आसपास है। आखिर एक सवाल है जो बहुत ही फंडामेंटल है कि सरकार क्यों बनती है, सरकार बनाई क्यों जाती है, सरकार की जरूरत क्या है। सरकार की जरूरत इसलिए है कि सरकार ऐसा काम करे ताकि आम पब्लिक, आम आदमी अपने को सक्षम बना पाए, अपनी रोजी रोटी चला पाए, अपना अच्छा जीवन जी पाए, सुरक्षित जीवन जी पाए। सरकार का मकसद यही होता है। लेकिन आपने देखा कि पिछले 75 साल सरकार चली है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनाई है और चलाई है। मैं सभी राजनेताओं से एक सवाल करूंगा, चाहे वो माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय सोनिया जी, राहुल जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे स्टालिन हो तमिलनाडु के, कोई भी हो, कोई भी नेता, मैं सबको कहां तक नाम लूंगा, कि जब 1947 में रुपए की कीमत 3.3 थी, और अगर इन्होंने इतना ही काबिलियत से सरकार को चलाया है, देश को चलाया है, मैनेज किया है, तो आज रुपए की कीमत 87 क्यों है? 25 गुना क्यों डिटोरिएट कर गई? आज भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब क्यों हैं, निम्न वर्ग में क्यों हैं, उनके पास नौकरी क्यों नहीं है? अगर उनके पास जवाब हो तो मैं स्वागत करूंगा, कमेंट के माध्यम से वो दे सकते हैं और आप भी उनसे पूछ सकते हैं। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है एजेंसी कास्ट। एजेंट क्या होता है? वो आदमी जो आपका प्रतिनिधित्व करे। ये एजेंसी कास्ट नॉर्मली पढ़ाई जाती है बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज में।
इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी मान लीजिए कि रिलायंस है, उसके मालिक हैं अंबानी जी और शेयर होल्डर्स हैं। तो अंबानी जी और शेयर होल्डर आके तो कंपनी चलाएंगे नहीं, वो मैनेजर्स को नियुक्त करेंगे और स्टाफ रखेंगे जो कंपनी को उनके बिहाफ पे चलाएगा, उनके नीतियों के अनुसार चलाएगा, उनके निर्णय के अनुसार चलाएगा और उनको प्रॉफिट कमा के देगा। तो जो ये मैनेजर हुए या कर्मचारी हुए, ये कहे जाएंगे कि अंबानी जी के एजेंट हैं। और अगर ये कर्मचारी या अधिकारी जो उनके या मैनेजर है अपने हित में काम करने लगे, कंपनी के खिलाफ जाकर के अपना जेब भरने लगे, करप्शन करने लगे, तो निश्चित रूप से रिलायंस को नुकसान हो सकता है। इसके वजह से उसका कीमत लॉस होगा, इसका मतलब कीमत बढ़ेगी, लॉस होगा। तो इसको बोलते हैं एजेंसी कास्ट। यानी अगर आपका एजेंट मिसबिहेव करे, आपके हितों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एजेंसी कास्ट। माफ करिएगा, ये एजेंसी कास्ट बहुत कम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये सवाल है विश्वास से जुड़ा हुआ। बीएचयू में मैंने एमबीए किया, 76 में नहीं पढ़ाया गया हमको। हो सकता है IIM पढ़ाते हो, लेकिन 99% बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाते इसको। सवाल यह है कि जो हम MP MLA चुनते हैं वो क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? वो हमारे हित में काम कर रहे हैं कि अपने हित में काम कर रहे हैं? ऊपर के 1% के हित में काम कर रहे हैं कि 99% के हित में काम कर रहे हैं? तो अगर गलत बजट आ रहा है, अगर बजट की से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है और पिछले 75 साल में नहीं हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार केवल हम और आप हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो अपने लिए काम करते हैं, कारपोरेट के लिए काम करते हैं, अपनी जेब भरते हैं। सेवा भाव नहीं होता है, पहले से ही 5 करोड़ खर्च करके MLA MP बनेंगे तो वसूलते हैं उसको। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको दिखता कौन हमारी जात का, उसको वोट दो, कौन हमारे मजहब का, उसको वोट दो, कौन हमारे क्षेत्र का, उसको वोट दो। तो कोई धर्म की नौटंकी चला रहा है, कोई जाति की नौटंकी चला रहा है। 3 करोड़ सब मिला के सरकारी नौकरी, उसके बंदरबाट के लिए पूरा हंगामा देश में मचा हुआ है, लेकिन बाकी लोगों की चिंता नहीं कि बाकी लोग क्या करेंगे। रिजर्वेशन से तो नौकरी नहीं मिलती, नौकरी तो बनाने से मिलती है, सिंसियरिटी से मिलती है, हार्ड वर्क से मिलती है, ईमानदारी से मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी फ्यूचर में बजट आए, जो सरकार आए, आपके काम के लिए बजट लाए, आपके काम लायक बजट लाए, आपके हित का पोषण करने वाला बजट लाए, तो आप ऐसे लोगों को चुन के भेजिए जो आपके लिए काम करें। और अगर कोई नहीं दिखता है तो नोटा दबा दीजिए। नोटा इसलिए बनाया गया है। और जिस दिन आधे से ज्यादा लोग नोटा में चले जाएंगे, तो जो लोग जीतेंगे आधे लोगों का वोट पा करके, वो चेहरे पे कालिख पोत के घूमेंगे। वो ये नहीं कर सकते कि हम रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। तो आपको सोचना है कि जो बजट आ रहा है वो आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है, जो लोग ला रहे हैं वो क्यों ला रहे हैं। आज सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस या कोई भी हो, सब लोग कह रहे हैं बजट में कुछ नहीं है। मैं उसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब आप सरकार में थे तो आप जो बजट लाए उसमें क्या था? मैं हर राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से सवाल करना चाहूंगा। तो जब आप अपना कोई बजट ठीक से नहीं ला पाए तो दूसरे के बजट के बोलने का क्या हक है आपको? तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने पूरी जनता को, बहुसंख्यक जनता को टोटली निराश किया है। गलत पॉलिसी इन्होंने फॉलो किया है। क्या करना चाहिए इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए हमारा, जो बजट के पहले का है। पिछले साल भी मैंने 4-5 वीडियो बनाए, तो भी आप देख सकते हो। जीरो बेस बजट पे बनाया है, परफॉर्मेंस बजट पे बनाया है, अर्बन पे बनाया है। आज न कोई शहर रहने लायक है, न कोई गांव रहने लायक है। पोल्यूशन का हाल आप देख लीजिए, और गंदगी देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए। तो क्या इसीलिए सरकार बनाई जाती है? तो दोस्तों, मैं सारांश में केवल ये कहना चाहूंगा कि हम एक और दिशाहीन बजट से रूबरू हुए हैं, और ये बजट से कोई फायदा नहीं होगा। देश में गरीबी दूर नहीं हो पाएगी,
हमारी वित्तीय स्थिति नहीं सुधरेगी, लोगों का जीवन नहीं सुधरेगा। और अगर इसको सुधारना है तो मैंने जो सजेस्ट किया है वो आप फॉलो करिए। और मैं वायदा करता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेरे सुझाव को फॉलो करेगी उसको कोई भी किसी भी इलेक्शन में हरा नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है। तो मैं सारे राजनेताओं से, सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश के हित में काम करिए, नीचे के लोगों के जीवन को उठाने के लिए काम करिए, न कि 1% के लोगों के लिए बजट ले आइए और अखबार में जो है स्तुति गाइए और ये करिए वो करिए, इससे किसी का भला नहीं होगा। दोस्तों, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना धैर्य बना के रखा और अभी तक हमको सुना। लेकिन असली मजा तब आएगा जब आप कमेंट से करके हमको बताओगे कि मैं गलत हूं या सही हूं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजोगे जो जीवन में लड़ाई कर रहे हैं, जिनको बदलाव चाहिए। आप इस वीडियो को फैलाइए। और अंत में मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा कि अपने फिटनेस पे विशेष ध्यान दीजिए। मेंटल फिटनेस तब तक रहेगी जब गार्बेज से दूर रहोगे, फालतू की चीजों से दूर रहोगे, और फिजिकल फिटनेस तब रहेगी जब अपने सेहत का ख्याल रखोगे, खाने का, एक्सरसाइज का सारा ख्याल रखोगे, अपने को दिन पर दिन बेहतर बनाओगे और वही काम करोगे जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करे। तो अपनी पर्सनालिटी को समझेंगे और उस काम को चयन करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, आप सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपको कुछ मिला होगा, और अगर मिला है तो और लोगों को भी दीजिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।